Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन 3। सेशन 3 के अंदर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टू स्टडी पैकिंग इन क्रिस्टल। तो स्पेसिफाई आज मैं करूँगा क्लोज पैकिंग, ठीक है, कि जो क्लोज पैकिंग है वो किस तरीके से क्रिस्टल्स में आपकी रहती है। नेक्स्ट होगा आपका वर्ड्स के बारे में कि जो इंटरस्टिशियल्स वर्ड्स का बेसिकली मीन ये है कि जब रेगुलर पैटर्न के अंदर आपके स्फेरिकल ये जो एटम्स हैं अगर वो अरेंज होते हैं तो जब डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में 2D और 3D 3 डायमेंशन अगर अरेंजमेंट आपको मिलता है तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर साइंटिफिक पैटर्न या ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर ऐसा मिलेगा तो उस केस में जब एटम्स आपके स्फेरिकल शेप के होंगे तो उसके बीच में जब एटम्स आपस में बेटा आपके क्लोज होंगे तो उसके बीच में एक स्पेस होगा। ये जो मैं जिस कलर से बना रहा हूँ आप देख पा रहे होगे, ये जो वेकेंट स्पेस है, दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड वाइड, ठीक है। तो ये जो वाइड एंड डिफरेंट टाइप के कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, उन सब बातों पर हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग किस तरीके से होगी। जब बच्चों हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन के अंदर आपको 2 एक्सिस मिलती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, 2D के लिए ध्यान दो। इनिशियली द स्फीयर अरेंज देमसेल्फ इन ए रो टू फॉर्म एन एज। एज को फॉर्म करने के लिए आपको रेगुलर पैटर्न में एटम्स को इस तरीके से अरेंज करना होगा। जैसे अगर आपको पता है एज की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल आपकी 12 एजेज होती हैं। अगर किसी भी एज को अगर मैं कंसीडर कर लूँ, सपोज मैंने इसको कंसीडर कर लिया, इस एज को मैंने कंसीडर किया है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होनी चाहिए बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट। मैं अगर सपोज इस इट इज ए हॉरिजेंटल, एक्चुअली दिस इज हॉरिजेंटल, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ इसकी तो यहाँ भी आपके रेगुलर पैटर्न मतलब एक इस तरीके से एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिर जब ये अरेंजमेंट हो रहा है तो अरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे 2 वेज टू बिल्ड ए क्रिस्टल प्लेन। तो क्रिस्टल प्लेन को डिजाइन करना है, अगर रो को डिफाइन करना है तो इस तरीके से आप अरेंज कर दो। अगर यहाँ पे क्रिस्टल प्लेन को डिफाइन करना है, प्लेन का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे हम लोग सपोज ले लेते हैं कि एक फेस लेते हैं, फेस, ये मैंने फेस ले लिया सपोज, तो इस फेस को हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो इस फेस में देखो क्या है, इस फेस में आपको एज देखने को मिल रही है। तो एज का फॉर्मेशन तो हम रेगुलर पैटर्न में एटम को रख के अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्लेन को डिफाइन करना है तो फिर उस केस में स्पीयर को हम पैक्ट करते हैं इन सच ए वे दैट रोज हैज़ हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। तो फिर यहाँ पे अगर प्लेन डिफाइन करना है तो आप दोनों साइड में देखने को मिल रहा है, तो फिर हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली दोनों टाइप के यहाँ पे आपको एटम्स के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो इन दिस अरेंजमेंट द स्पीयर आर फाउंड टू बी फॉर्म स्क्वायर। तो जब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ध्यान दो, जब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट होगा आपके एटम्स का, जो स्पीरिकल एटम्स हैं, तो उनके अलाइनमेंट होने से उनके पर्टिकुलर पैटर्न में एक पैटर्न मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होने से आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो प्लेन फॉर्म होगा बच्चों वो कैसा होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इस टाइप के पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है। देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से, 1 सेकेंड, यस, ये आप देखो स्ट्रक्चर को, इसमें आप देख पा रहे हो कि देखो 1 2 3 4 ये आपका हॉरिजेंटली है। अगर मैं वर्टिकली बात करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 ऊपर से नीचे, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वर्टिकली है, ये आपका हॉरिजेंटली समझो। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली अगर एक पर्टिकुलर फैशन में अगर आपका अरेंजमेंट है जिसमें आपका जो रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट आपका जो रो, आपका जो यहाँ पे एक रोज है वो ए टाइप है, तो सेकेंड भी उसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है, नेक्स्ट वाली भी ए टाइप है, तो ऑल आर ए टाइप। मतलब यहाँ पे सब के सब आपके सेम पैटर्न में आपके जो एटम्स है वो अरेंज किए जाते हैं, तो वहाँ पे मिलता है आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। द नंबर ऑफ स्पेयर व्हिच आर टचिंग गिवन स्पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। Thus the coordination number of each sphere in square close packing is 4। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एटम्स को अरेंज करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं कि एक एटम के आसपास कितने एटम डायरेक्टली अटैच, जो मैं रेड कलर से मैं इसे कलर कर रहा हूँ, ध्यान दो, इस एटम के आसपास कितने एटम इसे टच कर रहे हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा। जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 एटम्स कहीं ना कहीं से डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो टच करने का मतलब यहाँ से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी दी 4। ठीक है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और वैसे भी आप समझो इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट जो मैं लेयर बना रहा हूँ 1 2 3 4 रोज है एक्चुअली में, ठीक है, रोज का मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज का अरेंजमेंट कर दिया आपका यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, एटम्स का। अभी इसमें से किसी भी एक एटम को, सपोज मैंने इस एटम को ले लिया और इस एटम के आसपास अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है, इस एटम के आसपास कितने एटम्स ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो बताओ बच्चों कितने आपको मिल रहे हैं। तो एक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अगर इसको मैं कंबाइन करता हूँ इस तरीके से तो ये क्या हो रहा है, ये आपके स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और कॉन्डेंसेशन नंबर आपको पता चल गया बिकॉज ऑफ 4, एक एटम के आसपास 4 एटम आपके डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इससे कॉन्डेंसेशन में यहाँ पे आपका 4 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा डिसिमिलर है आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। कैसे, अगर ये ए टाइप अगर आपका रोज है तो आपके बी टाइप है, फिर से ए टाइप आएगा, फिर से बी टाइप आएगा, फिर से ए टाइप बी टाइप, ए टाइप बी टाइप। तो यहाँ से ए बी टाइप आपको यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलता है ना, आपके जो रोज है उन रोज का। तो देखो ध्यान से, ए टाइप में जब मैं इसको फॉर्मेशन कैसे होगा वो समझो। द स्पेयर इज पैक्ड इन सच ए वे दैट स्पेयर इन द सेकंड रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन बिटवीन, मतलब जो वेकेंट स्पेस है दो एटम्स के बीच का, उसमें हम रखेंगे नेक्स्ट लेयर के एटम्स को। ठीक है, स्पेयर ऑफ द फर्स्ट रो एंड सो ऑन। दिस गिव्स द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पेयर इज 6। तो देखो जब मैं इसको फॉर्म करूंगा तो एक एटम के आसपास कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इससे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको आप ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 6। मैं लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो लेयर है वो इसके बीच में आएगी, फिर से लेयर आपकी वही ए लेयर रिपीट होगी, तो फिर से वो रिपीट हो गई लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सपोज बच्चों क्या किया, इस एटम को ले लिया, इस एटम को मैंने ले लिया। तो इस एटम के लेने के आसपास बात देखो यहाँ पे कितने एटम्स ऐसे हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो हाउ मैनी एटम्स, तो चेक करो बेटा 1 2 3 एंड 4 5 6, राइट, बिल्कुल सही है। यस, तो ये जो एटम्स आपको देख रहे हैं पूरी तरीके से ये आपके इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अटैच्ड है। समझ में आ रहा है, और ये हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा मैं डार्क करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपके हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 क्यों, क्योंकि एक एटम के आसपास 6 एटम इसे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई थ्योरी वाला पार्ट। नेक्स्ट देखो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 2D की बात कवर हो गई, अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल की। तो 3 डायमेंशनल के अंदर जो पैकिंग किस तरीके से होने वाली है, ठीक है, देखते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर एक्स, ठीक है, जो फिगर एक्स दे रखा है ये वाला, दैट आर थ्री दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड, टू टाइप्स ऑफ बॉड वॉइड्स और हेलोज। ठीक है, होलोज मतलब जो वेकेंट स्पेस है इन द फर्स्ट लेयर कि है वो कैसे मिले, देखो दीज आर मार्क्ड बी एन सी। जो मैंने ए लेयर में अरेंज किए एटम ए इस तरीके सारे के सारे एटम्स, क्योंकि आपका सॉलिड एक ही है, बात समझो, ये कोई सॉलिड का मैंने पीस ले लिया, उस सॉलिड के पीस के अंदर ये एटम्स का अरेंजमेंट लाइक इस तरीके से है। एक मैंने कोई सॉलिड आपको दिया और सॉलिड के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा है। ठीक है, उसमें सारे एटम्स आपके सेम टाइप के हैं। ठीक है, अब इसमें जो देखो स्पेस है कुछ इस तरीके से, जब मैंने एटम्स को अरेंज किया तो मैंने ये पाया कि आपको 2 डिफरेंट टाइप के वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। 2 डिफरेंट टाइप के, मतलब ये देखो सी टाइप है, ये बी टाइप है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी सी एंड इस तरीके से है, ये बी एन सी एंड आपका ये बी। ये जो वर्ड मिल रहे हैं बीच में एटम्स के अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड देखने को मिल रहे हैं, जिसको मैंने मार्क किया है बी एन सी से। तो ऑल दी हेलोज आर इक्विवेलेंट, सबके सब इक्विवेलेंट रहेंगे आपके वेकेंट स्पेस। बट द स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर में बी प्लेस्ड आइदर ऑन हेलोज। ठीक है, बट द स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर में बी प्लेस्ड आइदर ऑन होलोज जो वेकेंट स्पेस है विच आर मार्क्ड बी और ऑन द अदर सेट ऑफ हेलो मार्क सी। द सेकेंड लेयर इज इंडिकेटेड एट डॉटेड सर्किल इन द फिगर बाई। तो क्या क्या इसी लेयर को फॉलो करते हुए नेक्स्ट लेयर जो जनरेट करी गई है इनके ऊपर, एक लेयर तो नीचे की हो गई, अब एक लेयर इसके ऊपर मैंने बनाई। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया
कि जो बी आपको जो बी वॉइड दिख रहा था ना, उस बी वॉइड पे जाके मैंने इनके ऊपर एटम्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया। समझो ध्यान से, कर दिया अरेंज। ये बात आपको समझ आ रही? तो यहाँ पे दो लेयर्स हुई, एक लेयर नीचे एक्स है, एक लेयर आपकी ऊपर आ गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका ये बाई बाई जो पूरा पैटर्न है वो आपको बाई हम बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे मैंने इस पैटर्न को एक्स बोला है। when the third layer is to be added, again there are two types of hollows available, one type of hollow marked C। तो फिर यहाँ पे एक टाइप का hollows और मिलेगा, उसको हम बोल सकते हैं C। are unoccupied hollows of first layer, the other type of hollows are hollows in the second layer marked as A, thus there are two alternative to build third layer। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड लेयर का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप इसको मैं और सिंपल तरीके से करूँगा रिप्रेजेंट। बाकी यहाँ पे एक बार आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको समझ लो क्योंकि चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है? व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर, जो ऊपर हम बात करते हैं, सो एज टू कवर द टेट्राहेड्रल और ए वॉइड, ये थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेन्ड वेयर द स्पेयर इज एवरी थर्ड लेयर और वर्टिकली अलाइंड टू द फर्स्ट लेयर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें आप देख लो कि बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट ध्यान देना। कैसे अरेंजमेंट होता है? देखो पहले ए लेयर है, नेक्स्ट बी लेयर आएगी, फिर ए लेयर आएगी। ये सब के सब आपस में क्या होंगी? कंबाइन करेंगी। तो ये इस तरीके से करेंगी फॉर्मेशन। यहाँ पे बीच में देखो एक दो तीन एटम्स मिल रहे हैं। ऊपर देखो ऊपर का आपके ऊपर प्लेन में ऊपर फेस में कितने हैं? 6, और एक सेंटर पे आपका ये 7। इसी तरीके से नीचे भी है। तो यहाँ से मिल रहा है ए बी टाइप। अब एस की बात करेंगे तो इसमें कॉन्डिनेशन नंबर बेटा कितना हो जाएगा? ज्योमेट्री में आपका 12 हो जाएगा। फॉर एस 6 ऊपर 6 नीचे होंगे ना, इस तरीके से। फॉर एस कॉर्डिनेशन नंबर फॉर एटम्स पर एटम निकालेंगे तो 12 कॉर्नर्स पे हैं, उनका पार्टिसिपेशन बेटा शेयरिंग कितना? 1/6, इससे कैंसिल तो 2 हो जाएगा। और प्लस करेंगे तो फेस सेंटर बेटा कितना? हाफ शेयरिंग होती है, तो 2 × 2 दो ही फेस हैं, एक ऊपर होगा एक सेंटर पे एक नीचे होगा। प्लस 3 इनसाइड होंगे, उनका उनका बेटा कितना शेयरिंग होता है? 1 होता है, यूनिटी होता है। तो आंसर कितना? 6 आ जाएगा। और एस की जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74% होती है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी तो निकालना सिखाया था मैंने। आपका जो एटम्स हैं, ठीक है, उसमें रैंक मल्टीप्लाई और जो आपका उसका वॉल्यूम है डिवाइड बाई जो टोटल आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है हेक्सागोनल, उसका आपका वॉल्यूम। ठीक है, उसके बेस पे निकालते हैं इसका हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज 74%। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर सच दैट द स्फीयर कवर ऑक्टाहेड्रल A void, a layer different from A and B is formed. This pattern is called ABC pattern, या फिर बोल सकते हैं cubic closed packing। ठीक है, नेक्स्ट है द ABC packing has cubic symmetry is known as cubic closed packing CCP। The cubic closed packing has face centered cubic FCC। तो cubic closed packing को यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म? पहले आपका ए टाइप, देन सी टाइप, देन बी टाइप, देन आपका फिर से ए टाइप। ठीक है, तो ए के पास देखो आपका ये सिंगल एटम, ए सी के पास ये सिंगल एटम। बी एटम्स की बात करेंगे तो बी में आपका देखो एक ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, सी के साथ आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको आप कंबाइन करोगे चारों को एक साथ, तो यहाँ से फिर मिलेगा आपको ये क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन में कितना थे बच्चों? 12 आती है। फॉर CCP ज्योमेट्री क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ज्योमेट्री नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो बच्चों 4 कैलकुलेट आपको ऑलरेडी करी गई है। ठीक है, एज कैलकुलेटेड बिफोर, क्योंकि आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 × 1/8, यहाँ से आंसर आपको 1 मिल जाएगा। प्लस और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में CC फेस सेंटर की बात करते हैं, फेस सेंटर। ठीक है, FCC बोलो CCP बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, मैंने बोला भी है पहले, आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलो या फिर आप CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलो, लगभग एक ही तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो की जाती है। तो यहाँ से फेस सेंटर की बात करेंगे तो 6 × 1/2, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे 3, तो 3 + 1 आपका आंसर यहाँ से कितना मिल गया? 4। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं वॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो वॉइड किस तरीके से जनरेट होते हैं उस पर हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। ठीक है, तो वॉइड में देखेंगे इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर सर्टेन हॉलोज आर लेफ्ट वेकेंट। These hollows or void in the crystal are called interstitial sites और interstitial void। ठीक है, टाइप्स कितने हैं? ट्रेंगुलर मिलेगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। ठीक है, तो ट्रेंगुलर वॉइड के बारे में बात करेंगे तो नाम है बेटा ट्रेंगुलर। ठीक है, तो ट्रेंगल जैसा, मतलब जब एटम्स को हम अरेंज करेंगे स्पेस में तो 1 2 3, इसमें देखो ये कुछ इस तरीके से इनके सेंटर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जो भी क्यूब हैं जो भी स्फीयर उनके सेंटर से इस तरीके से हम अटैच कर देंगे, तो यहाँ से ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भी इसके बीच में ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड ट्रेंगुलर वॉइड, TB। ठीक है, नॉट टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस कॉल्ड ट्रेंगुलर वॉइड, इसे हम बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे है वेकेंट स्पेस वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग थ्री स्पेयर्स, जहाँ पे ये ध्यान आपको रखना है कि जो वॉइड ये जो बीच में दिख रहा है, इस वॉइड में आपके जनरली कैटानिक स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्फीयर हैं ये आपके एनानिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पर अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल कितना बड़ा, टोटल एंगल यहाँ पे कितना होगा, ये तो आपका 60 डिग्री होगा, और इसमें अगर मैं इसको हाफ करे तो यहाँ से आपको 30 डिग्री एंगल मिलेगा। ठीक है, तो एंगल भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपकी रेशियो की बात कर लेते हैं, तो जो आपका वॉइड है वॉइड की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर से, और जो स्पीयर है उसकी भी हम मान लेते हैं स्मॉल आर से स्पीयर की, या बहुत जगह आपको कैपिटल आर भी लिखा मिलेगा। तो रेशियो आता है निकल के वो आता है 0.155। ठीक है, इसका आपका रेशियो, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं उस पर हम थोड़ा स्टडी अभी करेंगे, डिस्कशन। पहले इसको हम ध्यान देते हैं कि आपके ट्रैंगुलर वॉइड कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल के बेटा मतलब 4, तो 4 एटम्स का अरेंजमेंट है। तो 4 एटम्स अगर आप ऐसे अरेंज कर दोगे 1 2 3 एंड 4, तो भी तो वॉइड का फॉर्मेशन होगा। बट वो कौन सा होता है, वो आपका होता है स्क्वायर वॉइड। ध्यान दो, वो होता है आपका स्क्वायर वॉइड होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि 3 एटम्स 1 2 3 ऐसे अरेंज है, एक एटम्स ऊपर है, तो 3 एटम नीचे है एक ऊपर है, तो ये इसके बीच में जो जगह आएगी उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल, बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो स्क्वायर वॉइड का मतलब समझो, स्क्वायर वॉइड में स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, ये अलग है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, वो ठीक है, लेकिन टेट्रा का मतलब स्क्वायर वॉइड नहीं होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड आपके 3 इस तरीके 3 एटम्स नीचे एक एटम ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये लेयर्ड होगी इस तरीके से, इसमें एक एटम्स की लेयर इस तरीके से चली चली जाएगी, नेक्स्ट जो एटम की लेयर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चली जाएगी, और ऊपर आपका जो वॉइड बनेगा उसके ऊपर लेयर किस तरीके से भी जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये पूरा पूरा पैटर्न है, उसके बीच में एक छोटे से पैटर्न को उठाया है जहाँ पे 4 एटम्स इस तरीके से अरेंज है, बीच में वॉइड बन रहा है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। बट स्क्वायर वॉइड इस तरीके से बनता है। ठीक है, दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे ये बनता है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वॉइड। बात समझ में आ गई, दोनों डिफरेंस। यस, अब टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आप ये ध्यान देना पड़ेगा कि द वेकेंट स्पेस एमंग 4 स्फीयर हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल साइड्स या टेट्राहेड्रल होल्स। और यहाँ पे जो आपका जो रेशियो निकल के आता है रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड रेडियस ऑफ स्फीयर 0.225। एक दो बार आप लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा, बाकी निकालना मैं अभी सिखाऊंगा। पहले थ्योरी वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है बच्चों, ये क्यूब के अंदर कहाँ होती है, तो वो समझ लो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये सब के सब जहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं, तो कि जो आपके यहाँ पे क्यूब दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे 8 क्यूब दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो 8 क्यूब दिख रहे हैं, हर क्यूब का अपना एक आपका बॉडी सेंटर है, तो वो उस बॉडी सेंटर की पोजीशन के लगभग क्लोज आपके मिलते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बात आपको समझ में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक आपके ये अगर यूनिट सेल की बात करूँ तो कितने आपको मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 7 8 8 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 वॉइड आपको देखने को मिलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पोजीशन दे रखी है उसको ध्यान एक बार आप रखना। नाउ कम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ साइड्स ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि 3 एटम्स जो इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे, एक लेयर इधर होगी एक लेयर यहाँ पे होगी, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसमें एक एटम फिर आपका इस पोजीशन पे होगा, एक एटम यहाँ पे, एक एटम, तो एक लेयर फिर देखो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि 3 एटम नीचे हैं 3 एटम ऊपर है, उसके बीच में 6 को मिला के जो बीच में वेकेंट स्पेस आएगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेशियो होता है बच्चों वो होता है 0.414 रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाई रेडियस ऑफ स्फीयर। आइडिया हो गया आपको किस तरीके से वॉइड का फॉर्मेशन होंगे। नाउ कम्स क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड में ये बेटा नाम है क्यूबिकल, मतलब क्यूब से रिलेटेड बात करी जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 8 एटम्स आपके टच कर रहे होते हैं। एक क्यूब आप बना लो यहाँ पे इस तरीके से, और उस क्यूब में आपको पता है 8 कॉर्नर्स पे एटम इस तरीके से अरेंज कर दिए जाएंगे, और 8 एटम्स जब काफ़ी क्लोज आएंगे तो क्लोज आने पे आपको पता है टच कर रहे होते हैं, टच करने के बाद बीच में ये मिलेगा वेकेंट स्पेस। तो दिस वेकेंट स्पेस या वेकेंट हॉलो स्पेस इज कॉल्ड द क्यूबिकल वॉइड। इसको बोलते हैं हम लोग सीबी, क्यूबिकल वॉइड के नाम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग एरे इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स, अगर एन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, और आयंस में, देन इट हैज़ स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों क्या होंगे, वही जो आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, और 2n क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम एक रिलेशन बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कि इक्वल रहता है जो आपकी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, और जो 2n अगर इसके नंबर n है तो n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी।
बट ये जो 2 इंटू एन हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल बॉय। तो कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल के नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे ट्वाइस। क्लियर हो गया, ये रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरीके से वैल्यू डबल होती है। यहाँ पे आपका सेशन 3 फिनिश होता है, लेकिन सेशन 3 के अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर भी हम लोग करेंगे डिस्कशन सेशन 4 के बारे में। ठीक है, तो सेशन 4 को देखते हैं, इसमें कुछ हमारे एम्स हैं उसे कवर करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल डायमेंशंस को लेकर अभी बात करेंगे फर्स्ट में। सेकेंड में होगा टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे फिनिश। तो पहले बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में। तो डेंसिटी की बात करते हैं तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग ऐसे तरीके से एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं यूनिट सेल का, इस तरीके। ठीक है, और ठीक है, यहाँ बच्चों आपका जो एज लेंथ है वो क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ एज लेंथ आपकी ए सेंटीमीटर है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों आपके क्यूब का, ए क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की बात करते हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, किसी भी यूनिट सेल का मास निकालना है तो कितना आएगा भाई, मास तो लिखना पड़ेगा ना ऊपर। तो मास आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ ईच एटम। तो ईच एटम का जो मास है, अगर उसके साथ में अगर नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, टोटल आपको मास निकल के आ जाएगा यूनिट सेल का। फिर डेंसिटी आपकी आ जाएगी, फॉर्मूला चेंज होकर मास ऑफ यूनिट सेल की जगह लिख के आ जाएगा मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और मास ऑफ वन एटम निकालते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर लेते हैं एक एटम का मास निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं एक एटम का मास, तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड कर दो एम बाई एन ए, कैपिटल एम बाई एन ए आ जाएगा। तो इसी तरीके से डेंसिटी का रिजल्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जेड। जेड आपका है रैंक बच्चों, जेड क्या है रैंक, जो रैंक अभी हमने निकाली थी डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस को लेके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यहाँ से आपकी रैंक बीसीसी के लिए अलग, एफसीसी के लिए अलग, सिंपल क्यूबिक के लिए अलग, ये सब निकाली थी अभी हेक्सागोनल क्लोज के लिए भी। अब देखो तो यहाँ से बनेगा फॉर्मूला जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन ए। तो दिस आर रिजल्टेंट फॉर्मूला। अगर इसमें से बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछता है कोई भी थ्योरेटिकल तो आप लोग कर पाओगे। तो डेंसिटी आपकी फिनिश। नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को लेके। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है परसेंटेज कितना ऑक्यूपाइड है। ठीक है, द पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, फिर क्लासरूम में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, वो कितने स्पेस या कितने परसेंटेज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उससे हम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन द क्लास। ठीक है, तो बोथ टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग है एससीपी एंड सीसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड केबी क्लोज पैकिंग आर इक्वली एफिशिएंट। उनकी वैल्यूज मैंने पहले बताई थी 74% लगभग इक्वल होती हैं ऑफ अवेलेबल वैल्यू। इन बीसीसी द एफिशिएंसी 68% और सिंपल क्यूबिक में होती है 52.4%। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न लिखने को आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर तो भी यहाँ पे आप इसे लिख पाओगे। तो सबसे कम आपकी रहेगी सिंपल क्यूबिक में, उससे अधिक रहेगी आपकी बीसीसी में, और सबसे अधिक रहेगी बेटा आपकी एससीपी और सीसीपी में। अब पैकिंग एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस स्मॉल भी डिवाइड बाई कैपिटल भी हम लिख सकते हैं, दिस इज अ बेसिक फार्मूला। तो निकालने की बात करते हैं, लेट स्मॉल ए आपकी एज लेंथ है एंड स्मॉल आर आपका रेडियस ऑफ एटम, जहाँ पे मैंने बी माना है कैपिटली वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम यूनिट सेल बच्चों क्या होगा भाई, यूनिट सेल आपको जो सेल है, ये जो आपका यूनिट सेल है वो बेटा उसके लिए एज लेंथ ए है तो ए का क्यूब कर देंगे तो वहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा यूनिट सेल का। स्फीयर का वॉल्यूम बेटा कैसा है, आपका स्फीयर है 3D है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बस इसी को फॉलो करेंगे आंसर तक पहुँचेंगे। तो बात करेंगे पहले ए पॉइंट में पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, सीसीपी बोलो एफसीसी बोलो, मैंने बात बोली थी एक ही होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो देखो बोथ टाइप ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, both type of close packing SCP and CCP are equally efficient. Let us calculate the efficiency of packing in CCP structure. तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ या सीसीपी की बात कर रहा हूँ या एफसीसी की बात कर रहा हूँ तो इसमें फिक्स है कि कॉर्नर्स आएंगे प्लस आपका फेस सेंटर आएगा। कॉर्नर का मतलब 8 एटम्स आपको कॉर्नर्स में मिलेंगे, फेस सेंटर में आपको 6 एटम मिलेंगे। उसी की वजह से पूरी कहानी आपकी स्टार्ट होगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीसीपी और एफसीसी के अंदर जो भी हम स्ट्रक्चर लेंगे, जो भी हम पार्ट लेंगे क्यूब से, तो वहाँ से हम ऐसा पार्ट लेंगे कि जहाँ पे आपका फेस सेंटर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें से क्या करेंगे कि हम फेस को ले लेंगे और उसके बेस पे कहानी स्टार्ट कर देंगे। तो जब फेस को लेते हैं एक फेस को, तो वहाँ पे आपके 4 तो बेटा आपके कॉर्नर पे एटम होते हैं, एक फेस के सेंटर पे हो जाएगा। तो इस पार्ट के बेस पे हम पूरी के पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो एफसीसी हो जैसा नाम है। अगर बॉडी सेंटर की बात करी जाएगी तो हम क्यूब में से एक ऐसा पोर्शन लेंगे जिसमें बॉडी सेंटर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट। जैसे एफसीसी है तो इसमें फेस सेंटर इंक्लूड होना चाहिए कि हम ऐसा सेक्शन लेने वाले हैं। तो इन सीसीपी द यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर 4 स्पीयर पर यूनिट सेल। लेट स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर एंड कैपिटल ए आपकी एज लेंथ है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर तो आपको 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। सिंस देयर आर 4 स्पीयर पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, तो वॉल्यूम बेटा कितना आपका हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज 4 इज द रैंक, इसलिए रैंक के बारे में हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 4 स्पीयर होंगे पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी उसकी वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की बेटा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट बात करेंगे इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द स्पीयर ऑफ कॉर्नर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्पीयर एट द सेंटर ऑफ फेस। ठीक है, ये तो आपको कॉन्टैक्ट जो प्रॉपर्टी वो तो आपको मैंने पहले डिस्कस किया। एंड द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स आर नॉट इन टच विद ईच अदर। इस सीसीपी की प्रॉपर्टी है, सिंपल क्यूबिक में टच करते हैं सारे के सारे जो कॉर्नर्स पे होते हैं, बॉडी सेंटर में टच नहीं करते हैं कॉर्नर्स के जो एटम्स हैं। ठीक है, और फेस सेंटर में भी टच नहीं करते हैं कॉर्नर्स के एटम, लेकिन जो बॉडी सेंटर में आपका जो बॉडी के सेंटर पे होगा वो टच करता है भाई कॉर्नर्स के एटम को, और जो आपका फेस सेंटर में जो फेस पे होता है वो अदर 3 आपके एटम्स को टच कर रहा होता है जो कॉर्नर्स के साथ कॉन्टैक्ट में। या फिर जो हम ऐसे में रिपीट कर सकते हैं कि कॉर्नर पर जो एटम होगा जो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर, वो अदर 3 एडजॉयरिंग जो आपके फेसेस हैं उनको उनके आपके एटम्स को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर एज द फॉलोज। देखो मैंने बोला था ना एक फेस ले लेना है, ये फेस ले लिया मैंने ऊपर का। ठीक है, ये आपका क्यूब है, एक फेस को ले लिया बिकॉज इसका नाम है आपका एफसीसी या फिर सीसीपी। ठीक है, एक मैंने पोर्शन लिया, अब देखो यहाँ पे ले लिया मैंने ए बी सी, ये ए बी सी, ये आपकी एज लेंथ है। बाकी यहाँ से जो आपके एटम्स हैं उनकी रेडियस स्मॉल आर यहाँ से आएगी, ये आपकी आर आर मतलब 2r यहाँ से पार्टिसिपेट करेगी, स्मॉल आर यहाँ से करेगी। टोटल कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम कर सकते हैं पाइथागोरस को फॉलो 90 डिग्री की वजह से। तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये लिखो लिखा है। तो यहाँ पे आपकी ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो यहाँ से मिल गया आपका √2a²। तो बी की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ √2a²। और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4r है, वो तो अभी निकाली थी मैंने, r + 2r+r, दिस इज 4r। तो b इक्वल टू हो गया 4r, तो b की जगह हम पुट करेंगे 4r इक्वल टू ए वैल्यू √2a²। इसको हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो सॉल्व करने से यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी a इक्वल टू 4r डिवाइडेड √2। इसे और थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बच्चों a इक्वल टू 2√2 × r, या फिर r आप लिख सकते हो r इक्वल टू a डिवाइड बाई 2√2। ये आपका जो रिलेशन है एज लेंथ ऑफ रेडियस का है। और आप ए सी जो है ए सी बच्चों यहाँ पे क्या था फेस डायगोनल था, इसके लिए 4r आई थी, और ए आपका एज लेंथ। रिलेशन समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने, सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट देखो पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल पाओगे, अभी मैंने निकाली भी थी आपको, फिर से एक बार देख लो आप। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करते हुए, तो ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन 1 यूनिट सेल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा वैल्यू बेटा 4 थी ना, रैंक की वैल्यू कितनी थी 4 थी ना, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2 √2r, इसका आपका क्यूब हो जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये वैल्यू निकल के आएगा बेटा 74.04%। बहुत जगह इसको लिखते हैं राउंड ऑफ करके बेटा 74%। अब वैकेंट स्पेस निकाल सकते हो, 100 में से माइनस कर देना, वैकेंट स्पेस वॉइड आपका जो वैकेंट स्पेस है वो निकल के आ जाएगा। नाउ कम्स एससीपी। तो एससीपी के अंदर बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल का मतलब ऊपर तो हेक्सागन है, नीचे भी हेक्सागन है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 3 एटम्स बीच में होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, और आपके यहाँ पे बीच में भी होते हैं एक एक एटम इसके फेस पे भी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बच्चों कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं इसका हम लोग बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट कैसे निकालेंगे, ये बेस एरिया इंटू हाइट, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो आपके यहाँ से 6 होते हैं, वो हमने निकाला था पहले भी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब करके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी बस वैल्यू पुट करो यहाँ से, आंसर आएगा 74%। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखो, क्योंकि सीधी वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बीसीसी की बात करते हैं,
तो BC से मैंने बोला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो इसमें जो भी आपको पोर्शन लेना है एक क्यूब से वो बॉडी सेंटर को इंक्लूड करते हुए होना चाहिए। तो देखो ये वाला पार्ट देखो आप, दिस इज ए बॉडी डायगोनल, दिस इज दी बॉडी डायगोनल, ठीक है। ये CD है ना, दिस इज बॉडी डायगोनल, जहाँ पे इसकी वैल्यू होगी आपकी C इक्वल टू 4R, क्योंकि एक तो स्फीयर ये है तो 2R यहाँ से हो जाएगा, एक R यहाँ से, आधा R यहाँ से, तो 4R हो जाएगा। एज लेंथ आपका A है और AC आपका फेस डायगोनल, जिसको मैंने बोला है B। ऊपर देखो, तो डायरेक्ट आप कभी भी बॉडी डायगोनल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो पहले हम ऊपर से निकालेंगे इस AC की वैल्यू, फिर उसका बाकी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इधर स्मॉल है, इधर भी स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल करके आपका बाकी AC की वैल्यू आ जाएगी। AC के बाद फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे जो आपका बॉडी डायगोनल है CD की वैल्यू देखेंगे। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड वन पार्टिकल ऑफ सेंटर ऑफ द क्यूब। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC कितनी बात करते हैं, रैंक तो आपका 2, वॉल्यूम आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्पीयर, एज लेंथ आपकी स्मॉल है। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल द स्पीयर एट द कॉर्नर्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट वाला जो रिलेशन है, तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो फेस डायगोनल को पहले बात करते हैं, तो आपका यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है वो ABC ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो ऊपर से हम AC की वैल्यू निकाल पाएंगे आसानी से, तो इस एंगल से हम AC की वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ से, तो A² यहाँ भी A², तो आपका 2A² देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अब हम बात करेंगे फिर ACD की, तो ACD से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज है। तो B की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही थी, तो B की वैल्यू आपकी B² कितना आ रहा था, 2A², यहाँ पे A², तो सबका सभी स्क्वायर में आ गया। तो फिर यहाँ से हम लोग C की वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, तो CD आपका C इक्वल टू √3A², इसको अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा आपका √3 × A, और CD की वैल्यू आपकी कितनी आ रही बेटा, यहाँ से 4R थी, तो फिर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी A इक्वल टू आ जाएगा रिलेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4/√3 × R, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ इसकी हम इस क्यूब कर देंगे, तो ये आपका रिलेशन निकल गया। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। जो भी आपके एटम्स हैं पर यूनिट सेल के अंदर, उनका आपका वॉल्यूम स्पेस में डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, उसको हम पुट करेंगे यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू निकल पैकिंग एफिशिएंसी कितनी 68%, नोट करेंगे तो 68% समथिंग आपको मिल जाती है। इसी तरीके से सिंपल क्यूबिक देख लो, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर सब के सब कॉर्नर्स पे होंगे, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर लोकेटेड ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो पार्टिकल टचेज ईच अदर, तो यहाँ से फिर कोई दिक्कत नहीं। एज लेंथ की वैल्यू A मान लेंगे, रेडियस हम पार्टिकल का A मान लेंगे, स्मॉल r मानेंगे, तो यहाँ से A इक्वल टू 2R आ जाएगा। ये देखो एक एटम ये टच कर रहे होते हैं, तो R इसका बच्चों, R इसका रेडियस, R + R मिला के आपका 2R हो जाएगा। तो बाकी वॉल्यूम आपको पता है A³ मतलब 2R³ 8R³ हो जाएगा, और फिर वॉल्यूम ऑफ स्पेस में कितना 4/3 πr³। बाकी हम रखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा 52.36%। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सेशन 5 को लेके। तो सेशन 5 में हम बच्चा हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूस रेडियस रेशियो रूल्स। रेडियस रेशियो रूल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड। तो जो कुछ आयोनिक कंपाउंड है NaCl वगैरह, सोडियम क्लोराइड, उन सब के बारे में करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है। तो एक रेडियस रेशियो की मैंने जो टर्म में निकाला था, आपको वैल्यूज़ पता होंगी, तो वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को लेके। ये सारे के सारे NCERT बेस ही आपके यहाँ पे कंपाउंड रहेंगे, ठीक है। तो ये पहले बात करेंगे रेडियस रेशियो रूल्स में। तो रेडियस रूल्स में क्या है, in ionic crystals the coordination number as well as geometrical shape of the crystal depends mainly on the relative size of the ion, ठीक है। तो नेक्स्ट है the relation of the radii of positive and negative ions is called radius ratio, ठीक है। radius ratio is nothing, it is only the ratio किसके बीच में है बच्चों, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन एंड नेगेटिव आयन आपका एनायन, इसके बीच में, ठीक है। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू पता है 3, 4, 6, 8, बस इसी को लेके आपको ध्यान रखना है, बाकी कोऑर्डिनेशन पे फोकस नहीं करना है। तो पहला क्या है आपका लिमिटिंग RC/RA रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू यहाँ पे है, शेप इधर आएगा, लीन आपका एग्जांपल जैसे BF2, तो BF2 आपका लीनियर होता है, तो जहाँ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आपकी 2 रहेगी, B के अराउंड आपके 2 ही फ्लोरीन है, और इसका जो आपकी वैल्यू आती है बच्चों वो लेस देन 0.155 आती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों 3 है, तो बताओ इसका रेडियस रेशियो में लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगी, तो आप बता सकते हो लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट आपकी ये रही, ठीक है। और इसमें शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर फॉलो करेगा, कंपाउंड आपका B2O3 टाइप होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, तो आपका यहाँ पे रेडियस रेशियो कुछ इस तरीके से का लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये,
और जहाँ पे टेट्राहेड्रल आपको मिलेंगी शेप, एग्जाम्पल्स आपका लाइक जिंक सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 6 होगा, तो फिर आपका रेडियस रेशियो की वैल्यू ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, और आपका ऑक्टाहेड्रल आपको शेप मिलेगा NaCl लाइक स्ट्रक्चर। NaCl इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करूंगा मैं कैसे। CaCl इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। CaCl बच्चों मिलता है BCC, कैसे मिलता है BCC। NaCl कैसे मिलता है ऑक्टाहेड्रल टाइप। कंडीशन वाइज बेटा BCC कितना आपका यहाँ पे CaCl कितना होता है 8, और ये रहता है यहाँ पे आपका इसका रेडियस रेशियो। तो ये जो लिमिट है उसको देखो अपन याद कैसे करेंगे, उसका सिंपल से पैटर्न मैं बता रहा हूँ। आप क्या करो आप ये वाला टर्म याद रखो इधर का, या फिर आप इधर से याद रखो। तो देखो पहले में क्या है, अब 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा। तो पहले में क्या है आपका, देखो यहाँ से 0 पॉइंट, पहले में आपका यहाँ पे आप देखो ऊपर तो आपका कुछ है नहीं, वो तो लेस देन 0.155 हो जाएगा। फिर इससे देखो यहाँ स्टार्ट 0.225, 0.414, 0.73, 0.998 भी लिखा है, 0.999 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को एक बार ध्यान, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड के ऊपर। रेडियस रेशियो को हम लोग यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं कि लिमिटिंग जो रेडियस रेशियो है बच्चों वो क्या डिफाइन करता है। 3 डिफाइंड आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता है। पहला है इट टेल्स द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है टेल्स अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, टेल्स अबाउट ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या करता है, ये डिस्कशन करता है, ठीक है, रेडियस रेशियो। पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, तो बेटा ट्रैंगुलर वॉइड देखने को मिलता है। जहाँ पे हमने रिलेशन की बात करी थी कि यहाँ पे जो वैल्यू जाती है कुछ इस तरीके से निकल के आती है ट्रैंगुलर वॉइड में, बट कैसे आती है ये आप यहाँ से देखो। तो ट्रैंगुलर वॉइड बेटा कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ होता है, मैंने बताया था। इसमें से आपका एक पार्ट कैटानिक पार्ट, एक पार्ट एनायनिक पार्ट होगा बीच में, ठीक है। तो वहीं से आपको cos30 की वैल्यू निकल के आती है रेडियस ऑफ एनाइन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कैटन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है, वो यहाँ से मिलेगी, ये जो वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है। तो फिर cos30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिलेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर जब रेडियस निकालेंगे कैटाइन और एनाइन का, तो वो आपका निकलता है 0.155। तो फिर रेंज क्या हो जाएगी 0.155 से लेकर 0.255, क्योंकि नेक्स्ट की वैल्यू आती है ना इतनी, तो इसमें एक रेंज आपको देखने को मिल जाती है। तो कॉन्सेप्ट 4 की बात करेंगे तो 4 बेटे आगे तो बेटे टेट्राहेड्रल मिलता है, फिर मिलता है स्क्वायर प्लेनर। तो दो टाइप के शेप देखने को मिलते हैं। तो टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल की बात करूंगा तो एनाइन बेटा कहाँ पे FCC में फेस सेंटर्ड पे। तो फिर रिलेशन आप निकालोगे तो 4R जो एनाइन होगा इज इक्वल टू √2 × A होगा। तो कैटाइन के लिए बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड को फॉलो करेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होंगे कैटाइन, एनाइन का होंगे फेस सेंटर, हाँ, तो एनाइन का होंगे फेस सेंटर पे होंगे, एनाइन का होंगे फेस सेंटर पे, और कैटन का होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो फिर जो आपका रिलेशन आता है कैटन प्लस एनाइन की जो रेडियस की एडिशन होगा वो √3A/4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ से ये आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन ऊपर से है। तो 4R माइनस मैंने निकाला था फर्स्ट रिलेशन से आपके फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो 4R जो एनाइन की वैल्यू है उसको मैं यहाँ नीचे पुट कर दूंगा। तो पुट करूंगा या फिर आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो सिंपल तरीके। तो आपको ये वैल्यू निकल, क्योंकि मुझे रेडियस रेशियो निकालना है, रेशियो निकाला तो मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, डिवाइड करने की। तो फिर यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के अंदर आपको मिलता है 0.225। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो की रेंज आपकी ये आ गई। स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में आपका रेडियस ऑफ एनाइन आपका ये हो जाएगा 2R माइनस इक्वल टू स्मॉल ए। और फिर यहाँ से आपका सेकंड रिलेशन ये आएगा 2R प्लस 2R माइनस इक्वल टू √2A, ठीक है। ये आपके जो हैं ये कॉन्टैक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट जो आपके एटम्स के जो कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, उस थ्योरी के बेस पे यहाँ से मैं वैल्यूज को ले रहा हूँ, जो पहले मैंने वैल्यू जब भी फॉर्मूले डिस्कस की थी ऊपर, ठीक है। तो फिर इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो फिर ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.414। तो स्क्वायर की बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर के अंदर, तो R कैटाइन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनाइन ये आती है 0.414। इसलिए यहाँ पे ये जो रेंज आपको मिल रही है ये रेंज आपकी ये फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे हम 6 एंड 8 को लेके ना। 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका HA सेंटर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 8 को लेके भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड HA सेंटर, ए सेंटर को लेके बात करेंगे तो कंडीशन नंबर आपका 6 फॉलो किया जाएगा। तो ए सेंटर में है तो फिर ये आइटम्स आपके आ जाएंगे ए सेंटर पे इस तरीके से। तो पूरे के पूरे एक फेस को यहाँ से ले लेते हैं, उसको मैंने देखो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से अगर फेस सेंटर को लेके बात करेंगे तो 4R माइनस, आपको पता है यहाँ पे जो आपके फेस सेंटर ले रहे हो तो फेस सेंटर पे एनायन के बारे में बात करी जाएगी। तो टोटल आपके 4R माइनस, देखो 2R यहाँ से, R यहाँ से, R यहाँ से, तो 4R माइनस आ जाएगा। ये 4R माइनस की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 × A, अरे भैया √2 × A हो जाएगी ना।
नेक्स्ट हम आर प्लस एंड आर वन इक्वल टू स्मॉल है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो ये पता है, ये वाली वैल्यू पता है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट रेशियो भी निकल को, रेशियो मुझे रेशियो निकालना है, तो क्या करना है, कैटायन की वैल्यू एक तरफ, एन की वैल्यू एक तरफ, फिर वहाँ पे आप सिर्फ डिवाइड कर दो और डिवाइड करने से यहाँ से आपको रेशियो पता चल जाएगा। तो ये वैल्यू आती है 0.414। तो रेंज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज ए सेंटर की बात करेंगे तो आपका ये रिलेशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी नंबर 4 की बात 8 की बात करते हैं, तो हाँ बॉडी सेंटर को लेकर डिफाइन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड फ्री मिलती है बॉडी सेंटर को लेकर, ठीक है। ऊपर वाला था फेस सेंटर, यहाँ पे बॉडी सेंटर को लेके। तो पहले है एट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लेके, तो 2r इक्वल टू आपका ए होता है। और बीसीसी को लेके बात करेंगे, कोई ये रिलेशन आपको लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इस रिलेशन के अंदर आपको बॉडी सेंटर प्लस आपको सिंपल क्यूबिक दोनों पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। दोनों से रिलेशन निकल के आएंगे, तो एक रिलेशन ये, सेकेंड रिलेशन ये। फर्दर हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 0.732। बाकी यहाँ से आपकी ये टेबल बनती है। इस टेबल को थोड़ा सा वो मैंने पहले बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रिलेशंस कैसे बनते हैं उसको मैंने ऊपर डिस्कस आपसे कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ से रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर को हम नेक्स्ट कंटिन्यू अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके ज़्यादा नहीं बचा है, तो नेक्स्ट आपका लेक्चर आप जल्दी से आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपका सॉलिड स्टेट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।